आज मैं आपके लिए लाया हूँ 8वीं कक्षा का चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन संस्कृत में आर्यभट्ट का किस तरीके का योगदान है, उन्होंने गणित परंपरा में, विज्ञान में क्या अपना योगदान दिया है, आइए पढ़ते हैं। तो पूर्व दिशायाम उदेति ही सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पूर्व दिशा में उगता है सूरज, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, संसार में ऐसा देखा जाता है कि सुबह जो है सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह पता नहीं चलता है कि यह सूर्यो गतिशील है। इससे ये पता नहीं चलता है, परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य तो स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलने वाली है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत है, यह आज के ज़माने का प्रतिष्ठित सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तिते, यह सिद्धांत प्राथम्येन यानी सबसे पहले येन प्रवर्तिते, जिसने प्रतिपादित किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, वह थे महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच्च और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः, पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा जो प्रचलित रूढ़ि थी उसको उन्होंने हटा दिया। तेन उदाहरतम, उन्होंने उदाहरण दिया कि यद यानी कि गतिशीलायाम नौकायाम, की चलती हुई नाव में उपविष्ट मानव, बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका में अपने आप को स्थिर अनुभव करता है जबकि नौका चल रही होती है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्य पदार्थों को वो गतिशील मानता है। एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, चलती हुई पृथ्वी पर अवस्थित है मानव, स्थित मानव भी पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेति, और सूर्य इत्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है, जानता है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे 6सप्तधिकचतुस्शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम, उन्होंने ही आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लेखित किया है कि ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, कि यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशतितमे 23वें वर्ष में, वयस यानी उम्र में, विरचित यानी रचा है, तो 23 साल की उम्र में उन्होंने ये रचा है। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि ऐतिहासिक स्रोतों से ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, कि उसकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पे संख्याओं का गिनना बहुत महत्वपूर्ण धारण करता है, महत्व देता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति, इसमें आर्यभट्ट जी जो थे वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, अंक यानी अंक ज्योतिष होती है और एक फलित ज्योतिष होती है, तो वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे, वो अंक ज्योतिष में विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्याः कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलन को मान करके उन्होंने प्रतिपादित किया, यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवो नास्ति, कि ग्रहण लगता है उसमें राहु और केतु नाम के दानव नहीं है। इसके कारण
तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यां पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्या यानी घूमती हुई, पृथिव्या यानी पृथ्वी के, चंद्रस्य चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन परिक्रमा पथ में, संयोगात संयोग से ही ग्रहण होता है। जब ये दोनों चलते हैं, जब इनके परिक्रमा होता है और पथ में एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, तो उसी से ग्रहण होता है। जब यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी के छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्रग्रहण भवति, तदा चंद्रग्रहण होता है। और पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा की छाया हो जाती है तो उसे सूर्यग्रहण कहते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे हैं प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यपि विरोधः भवत्। आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों को उपेक्षित भाव से देखा गया। स पंडितमन्यानाम उपहास पात्रम जातम, वह पंडितों के उपहास का पात्र हो गया। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उसकी दृष्टि जो है समय को पार देखने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन्, उसमें, तस्य च सिद्धांते, मतलब आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांतों में समादर प्रकटित है, उन्होंने आदर प्रकटित किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, हमारे पहले उपग्रहण का नाम आर्यभट्ट किया गया है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के यह एक बहुत ही शिखर पुरुष थे। ये इसके बच्चों शब्दार्थ हैं, और शब्दार्थ के बाद हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो इसका आंसर है पूर्व दिशायाम। यहाँ दिशायाम शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो कहाँ थी? पाटलिपुत्रे। जब कुत्र प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो उत्तर होता है उसमें सप्तमी विभक्ति ही हमें देनी होती है, तो पाटलिपुत्रे आएगा सप्तमी विभक्ति एकवचन में। महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्य का आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? आर्यभट्ट। तो कह का उत्तर किसी का नाम होता है। अस्माक आर्यभटेन कह ग्रंथ विरचिता है, आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आर्यभटीयम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम आसीत्? आर्यभट्टम। अब यहाँ पे संधि करनी है, संधि को हम आराम से समझेंगे आज। ग्रंथो अयम, तो ग्रंथ जमा अयम, तो यहाँ पे ओकार जो है प्यारे बच्चों वो विसर्ग के स्थान पे हुआ था। किसके स्थान पे हुआ था? विसर्ग के स्थान पे। और जो अ है उसकी जगह पूर्व रूप होकर के वहाँ पे अवग्रह चिन्ह लग गया था। तो जब हम इसको वापस संधि छेद करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, और ओ की जगह विसर्ग हो गया यहाँ पे, और अ की जगह पूर्व अवग्रह चिन्ह की जगह अ आ गया, इसीलिए ग्रंथ जमा अयम। सूर्याचल, सूर्य जमा अचल, तो इधर भी य के अंदर अ है और अचल के अंदर अ है, अ और अ मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है, तो सूर्याचल है। तथा जमा एव, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, आ प्लस आई ए आ रहा है, तो आई हो जाएगा इसका। कालाति गामिनी, काल जमा आति गामिनी, जैसे ऊपर अ मिलकर के आ बने थे ना, तो यहाँ पे भी कालाति गामिनी। प्रथम उपग्रह अ और उ मिलकर के, प्रथम के म का उ अ और उधर से उ मिलकर के गुण संधि होकर के ओ बन जाता है, तो प्रथम उपग्रह, प्रथमोपग्रह। यहाँ पे विपरीत अर्थक शब्द देने हैं, तो उदय का उदय होना, अस्त होना, अस्त है। अचल है नहीं चलने वाला, चल है चलने वाला। अंधकार है, प्रकाश है। स्थिर, अस्थिर, स्थिर यानी रुका हुआ, स्थिर यानी चलने वाला। समादर है, निरादर है, तो आदर और निरादर।
अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। इन शब्दों का यूज करना है, प्रयोग करना है और इदानीं वाक्यानां निर्माणं करणीयम। साम्प्रतं, साम्प्रतं क्रीडनीयम, अब खेलना चाहिए। निक्सा यानी पास में, निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो गृहम निक्षा मंदिरम अस्ति। परितः, परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है तो परितः का मतलब चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्टः बैठा हुआ, स उपविष्टः पठति, वह बैठा हुआ पढ़ता है। कर्मभूमि, पठनम एव मम कर्मभूमि, पढ़ना ही मेरी कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः, अहम वैज्ञानिकः भवितुम इच्छामि। आगे देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्द लेने हैं और चुनना है। तो इसमें पहले में अस्त आएगा, दूसरे में चला, तीसरे में पृथ्वी, चौथे में तदा, पांचवें में नौकाम। तो ये आसान है, ये तो वाक्य के अनुसार है। अगला देखते हैं। उदाहरण अनुसारम पद परिचयम ददत। उदाहरण के अनुसार पदों का परिचय देना है। पद परिचय एक बार मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है प्यारे बच्चों। देखो, पद तो आपको दे रखे हैं, इसमें लिंग बताना है, विभक्ति बतानी और वचन बताना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? आपको बालक शब्द रूप, रमा शब्द रूप और फल शब्द रूप, अगर ये तीनों लिंगों के जो याद हो जाते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे वेदशालायाम, रमायाम, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है और शाला है तो स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है और सिंपल है तो पृथ्वी एक, प्रथमा एक वचन हो गया। परंपराया, रमया, लतया, तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। त्रीणी तो फलानी ऐसा बनता है तो प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में हो सकता है। छाया पातेन तो पुल्लिंग में होता है। रामेण बालकेन तो तृतीय विभक्ति एक वचन। यहाँ पे कौन सा होगा? तो आपको शब्द रूप याद करने होंगे। शब्द रूप याद हो गए तो आसान। अब सातवां है मति शब्द। अगर हमें याद है तो एक बार बोलेंगे। मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्यः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्यः, मत्योः, मतीनां, मत्याम, मत्यो, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतय। तो इनको देख करके आप यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान है उनको भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो आ जाते हैं तो ये जो सर्वनाम कुछ जगह सर्वनाम वाले आदेश वगैरह हो जाते हैं तो इसलिए ऐसा हो जाता है, गुण वगैरह हो करके तो मते वगैरह बन जाता है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहीं पे थोड़ा सा दो दो शब्द है, बाकी सब जगह एक एक शब्द है। तो इस तरीके से मति शब्द के रूप भी आप लोग याद कर लेंगे। बालक, रमा और फल शब्द रूप भी आपको याद करना है। तो फिर आसानी से इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।